के बाद को आपको पढ़ना है, किडनी के बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक, अब तुम्हें पहले ही बताया था कि किडनी का स्ट्रक्चर है, जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो सारा किडनी का वो बता दिया है। ठीक है, अंदर में बताया था 2 रीजन्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला 2 रीजन होते हैं। अब जो किडनी है, किडनी के अंदर पायरामिड शेप होता है, तुम्हें बताया था, कुछ ट्रायंगुलर शेप, इसको पायरामिड बोलते हैं। ठीक, पायरामिड जो होता है मेडुला वाले पोर्शन में आता है और इसके ऊपर वाला कॉर्टेक्स है। तो किडनी में किडनी में अंदर के साइड क्या होता है, जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन होता है वहाँ पे क्या आता है, अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये पूरा नेफ्रॉन है, बट ये लाइन से तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये जो पोर्शन है, आधा पोर्शन नेफ्रॉन का कॉर्टेक्स में आता है, किडनी के कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में, और हाफ पोर्शन आता है मेडुला वाले पोर्शन में। अब कैसे क्या है वो तुम्हें बताती हूँ, पहले बेसिक्स स्टार्ट करेंगे, बाद में अच्छे से तुम्हें डायग्राम समझाएंगे। फर्स्ट तुम्हें अगर नेफ्रॉन बेसिक्स पढ़ना है सबसे पहले, अब नेफ्रॉन बेसिक्स में क्या है, सबसे पहले नेफ्रॉन बेसिक्स में कि ये 30 to 55 mm होता है। ठीक है, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है, फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, अब क्या है, इसका एक एंड होता है, वन एंड क्लोज्ड होता है, ठीक है, विद कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, वन एंड क्लोज होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर। जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इज कॉल्ड वोमेन्स कैप्सूल। ठीक, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसे वोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। और एक नॉर्मल नेफ्रॉन जो होता है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं, नेफ्रॉन इंक्लूड्स ठीक है, अब कौन कौन से स्ट्रक्चर है, एक तो ग्लोमेरुलस, दूसरा वोमेन्स कैप्सूल जो अभी बताया, सॉरी डब्लू, ठीक, इसके बाद प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये कॉमन स्ट्रक्चर हैं जो एक नेफ्रॉन में इंक्लूड होते हैं। अब हमें इसके अलावा सबसे पहले क्या समझना है, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है ग्लोमेरुलस। ठीक, अब ग्लोमेरुलस क्या है, अब भी बोला कि जो नेफ्रॉन होता है, अब भी तुम्हें बताया कि जो नेफ्रॉन होता है वो कैसा होता है कि वन एंड से क्लोजेस होता है। अब ये नेफ्रॉन है,
ये वन एंड इसका ओपन है, ठीक है, और ये वन एंड कुछ इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर से बंद है, ठीक। अब ये इसके अंदर क्लस्टर ऑफ आर्टेरियोल होता है, इसके अंदर क्लस्टर ऑफ आर्टेरियोल होता है। और ये जो क्लस्टर ऑफ आर्टेरियोल होता है, जैसे एक साइड इफरेंट आर्टेरियोल होगा और दूसरी साइड एफरेंट आर्टेरियोल होगा। दूसरी साइड एफरेंट आर्टेरियोल होगा। ये जाके अंदर एक क्लस्टर ऑफ आर्टेरियोल्स ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लस्टर मतलब गुच्छा बनाते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स है जिसमें से ब्लड एंटर होता है एफरेंट के थ्रू और बाहर निकलता है इफरेंट के थ्रू फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये क्लस्टर, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, अब नेक्स्ट ग्लोमेरुलस के बाद बोमेन्स कैप्सूल। अभी बताया ग्लोमेरुलस जिसके अंदर होता है, मीन्स मान लीजिए ये है तुम्हारा इफरेंट आर्टेरियोल, ये है एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट से ब्लड अंदर गया, इफरेंट से बाहर आता है, ये दोनों मिलके क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स बना रहे हैं। अब ये जिससे घिरे हुए हैं एनक्लोज्ड हैं, इस पोर्शन को हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक। अब ये वोमेन्स कैप्सूल के अंदर ये कैसा है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है। ब्लड यहाँ पे आया, ये वोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पे आके एक लेयर फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आके ये ब्लड कुछ इस तरीके से सारा ये ब्लड यहाँ पे है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। ये ब्लड यहाँ पे आया, ये ब्लड किसके कॉन्टेक्ट में है, इस मेम्ब्रेन वोमेन्स कैप्सूल के मेम्ब्रेन के साथ। अब जो वोमेन्स कैप्सूल के मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक सेल्स होते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए सपोज ये एक सेल्स हैं, ये जो सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है। ये पोडोसाइट सेल्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। इन पोडोसाइट सेल्स के बीच में गैप दिख रहा, इस गैप को बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक। यहाँ तक समझ में आया है कि क्या होता है, ब्लड एफरेंट से जाता है, इफरेंट के थ्रू बाहर निकलता है। ये जो क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स है, ये जो ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस से जो ब्लड होता है कांटेक्ट में आता है किसके, ये फिल्टर होने के लिए ये मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है। तो ये क्या होता है, जो ब्लड होता है फिल्टर होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन स्लिट के थ्रू। वो कैसे फिल्टर हो रहा है, पोडोसाइट सेल्स के बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती है, जिससे क्या होता है, बस आरबीसी प्लस प्रोटीन नहीं निकलते हैं ब्लड से। बाकी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, आयंस वगैरह होंगे, वो रिमूव्ड होंगे। बस आरबीसी और प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल होता है, इसलिए वो सब नहीं निकलेगा। नेक्स्ट वोमेन्स कैप्सूल के बाद आपको लिखा आया था प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में क्या है, पूरा नाम ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड।
अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पहले बोन्स पढ़ा होगा स्केलेटन सिस्टम में। प्रॉक्सिमल, तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है अपर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं स्टार्टिंग। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कॉइल्ड, मीन्स जो वोमेंस कैप्सूल होता है, मीन्स मानो ये वोमेंस कैप्सूल है, इसके बाद कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये बताया ऊपर ग्लोमेरुलस होता है वो बता दिया। अब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हो गया। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, एक कॉइल्ड पार्ट है, और अभी बोला प्रॉक्सिमल का मतलब होता है अपर पार्ट, ये स्टार्टिंग पार्ट है, ठीक है। वोमेंस कैप्सूल के बाद ये स्टार्टिंग पार्ट है, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है वो परमिएबल होता है। किस चीज़ के लिए परमिएबल, मतलब वो फिल्टर कर लेता है, पास करता है अपने ट्यूब्यूल, जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ट्यूब्यूल का, वो क्या 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 पास करता है ब्लड में, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर, NaCl, ये सारी चीज़ के लिए परमिएबल होता है, मतलब ये सारी चीज़ें जा सकती हैं ट्यूब्यूल से ब्लड में, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले क्या है, वो पार्ट है नेफ्रॉन का जो क्या है पैरेलल होता है, जिसमें, ठीक है, पैरेलल होता है। अब पैरेलल में ये है, जो पैरेलल पार्ट है इसमें एक साइड जो पार्ट है जहाँ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से ब्लड आ रहा है लूप ऑफ हैनले की तरफ, ये जो है ये वाला पार्ट लूप ऑफ हैनले, ऊपर से नीचे जो ब्लड आ रहा है इसे बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ठीक है। इसे बोलेंगे, यहाँ ऊपर जा रहा है तो इसे बोलेंगे असेंडिंग। पोटेशियम ये जाता है ब्लड में, और यहाँ असेंडिंग से मैग्नीशियम और कैल्शियम जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमें पढ़ना है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या है, डिस्टल मतलब पहले ही, प्रॉक्सिमल मतलब होता है अपर या स्टार्टिंग पार्ट, ठीक है। तो डिस्टल मतलब है लोअर, या फिर जहाँ पे उसका एंड होने वाला हो, ठीक है। तो ये कॉन्वोलेटेड मतलब पहले ही बताया था कॉइल्ड, ठीक। अब कॉइल ऐसा पोर्शन, अभी हम यहाँ आए, पहले ये इस तरफ था डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, नेक्स्ट था लूप ऑफ हैनले। अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मीन्स कुछ इस तरीके से, ये हो गया वोमेंस कैप्सूल, या इसके बाद ये आ गया आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये बन गया लूप ऑफ हैनले नेफ्रॉन का, और ये लास्ट पोर्शन जो भी ये भी कॉइल्ड है, ये हो गया डिस्टल कॉन्वोलेटेड, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हैनले, ये है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये एंड होता है और जाके कलेक्टिंग डक्ट में, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, लूप ऑफ हैनले में आए वेस्ट प्रोडक्ट, और फिर ये डिस्टल पोर्शन में गए, जो चीज़ यहाँ से ब्लड में जानी थी वो चली गई। इसके बाद डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है वो किस लिए करता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से सोडियम और
क्लोराइड, NaCl जो होता है, और कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है किसमें, फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल टू ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो नॉर्मली एब्जॉर्प्शन में चेंज आता है। अब ऐसे एक कंडीशन, 3 कंडीशंस हैं, 3 हार्मोन की वजह से ऐसा होता है, 2 बताऊंगी मैं। ये फर्स्ट हमें देखना है ADH हार्मोन। ADH हार्मोन का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। एंटी डायूरेटिक मतलब है इसका काम है प्रिवेंट वाटर लॉस, मतलब यूरिन में ज़्यादा वाटर लॉस ना हो पाए, ये इसका मेन काम है। इसी के हिसाब से ये वर्क करता है। जैसे कि वो मीन्स हमें क्या करना है, ये इस मैकेनिज्म में काम करता है कि वाटर बैलेंस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, और साथ में ये क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, ये कैसे करता है कि जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कैसे काम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन चाहिए और वाटर चाहिए, तो ये क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। जब ब्रेन पढ़ाया था वहाँ पे बताया था कि एक हाइपोथैलेमस थैलेमस होता है, वैसे एंडोक्राइन सिस्टम में एंटीरियर पिट्यूटरी है जिसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसके 2 लोब होते हैं, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर लोब होता है वहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, इसको बोलते हैं ADH हार्मोन। ये क्यों सिक्रीट हो रहा है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। तो ये क्या करता है, वाटर लॉस और ना हो उसको प्रिवेंट करता है। तो ये जैसे ही ये सिक्रीट होगा ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो क्या होगा, वाटर चैनल्स होंगे, ठीक है, ओपन हो जाएंगे। जबकि हालांकि क्या होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट है, एंड पार्ट यहाँ पे बताया था, नेफ्रॉन का एंड पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है, इम्पर्मिएबल है वाटर के लिए, बट जब वाटर चाहिए है, ब्लड में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन चाहिए है, तो क्या होता है, ADH हार्मोन सिक्रीट होता है, और जो चैनल्स होते हैं वाटर के लिए कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट लिख दे रहे हैं। कलेक्टिंग डक्ट में जैसे ही चैनल ओपन होंगे तो वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट से ब्लड में। ठीक है, और क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा। एक इस तरीके से नेफ्रॉन का काम है। दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन। अब एक चीज़, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन कैसे काम करता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ समझना है, JG एपरेटस मीन्स जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस ये क्या है, ये 3 तरह के सेल्स से मिलके 3 तरह के सेल्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब वो 3 सेल कौन कौन से हैं, एक लेसी सेल्स, ठीक, प्लस मैक्यूला और प्लस जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये तीनों सेल्स मिला के काम करती हैं, इसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, अब जैसे ही ये ग्लोमेरुलस अभी
ये पहले समझा दें, फिर बताऊंगी कि जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में ये जो सेल्स है वो कहाँ कहाँ है, क्या है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना है जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है। ठीक है, अब ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना है तो ये क्या करेगा, सबसे पहले किडनी से रेनिन हार्मोन सिक्रीट होगा। ठीक है, रेनिन हार्मोन कहाँ से, किडनी से ब्लड में आएगा, और ब्लड में किडनी से ब्लड में आ रहा है तो आगे क्या होगा कि जैसे ही किडनी से ब्लड में आएगा तो ये किसके साथ मिलेगा, एंजियोटेंसिनोजन होता है। जैसे ही एंजियोटेंसिनोजन जो होगा लिवर से सिक्रीट हो रहा है, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, रेनिन के साथ, और क्या होगा, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा। आगे जाके एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा और एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होगा। जब एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होगा तो इसके कारण क्या होगा, परमेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट सोडियम के लिए इंक्रीज़ हो जाएगी। और क्या होगा, जैसे ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें से ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स में से ये ब्लड वेसल है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ब्लड वेसल्स में से कलेक्टिंग डक्ट में जो होगा पोटेशियम अंदर आएगा और ब्लड में सोडियम चला जाएगा, और वैसे ये प्रोसेस होगा यहाँ पे आके। ठीक है, वैसे ये क्या होता है, सोडियम के लिए परमेएबल नहीं होता, बट अल्डोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होगा तो क्या होगा, ये सोडियम ब्लड में आ जाएगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सिंपल सा ये हमें समझना है कि मेन थिंग ये है कि जो एल्डोस्टेरॉन होता है ब्लड प्रेशर को जब कम हो रहा है तो उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, और ये क्या है, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है एडीएच। ठीक है, क्यों, क्योंकि एडीएच क्या करता है, प्रिवेंट करता है वाटर लॉस, और एल्डोस्टेरॉन जो क्या होता है, सोडियम सिक्रीट करने लगता है। ठीक है, सोडियम सिक्रीट करता है ब्लड में और पोटेशियम को ट्यूब्यूल में ले लेता है। ये सारी चीज़ें जैसे बता रही हूँ कि कैसे ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखना। जैसे कि ये है वुमेन्स कैप्सूल, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और ये लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, ये हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जाके ओपन हुआ कलेक्टिंग डक्ट में, बाद में ये कलेक्टिंग डक्ट रीनल पेल्विस से जाके मिल जाती है और फिर यूरेटर में यूरिन आ जाती है। ब्लड यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू इंटर होगा और ईफरेंट के थ्रू बाहर जाएगा। ये ईफरेंट आर्टेरियोल है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होती है वुमेन्स कैप्सूल में। यहाँ पे पोडोसाइट सेल्स होते हैं जिन गैप के कारण क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर्ड होके ब्लड यहाँ से यहाँ गया और यहाँ पे वेस्ट आ गया। अभी अलग अलग पार्ट कौन सा किसके लिए परमेएबल होता है वो पहले ही तुम्हें बता दिया है, वो आप देखना। और इसके बाद सारे वेस्ट जो भी जिसके लिए परमेएबल है जो पार्ट, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ब्लड में चली जाती है, कुछ चीज़ ब्लड से, और फाइनली यहाँ पे क्या होता है, यूरिन कलेक्ट डक्ट में आती है। मेनली जो यूरिन होती है, यूरिन में क्या होता है, पोटेशियम होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्या है, ये फिल्टर होके यूरिन में आती हैं और ये सारी चीज़ें यूरिन बनाती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हमें याद रखना, अभी बोला हमें याद रखने के लिए ये अच्छा तरीका है कि इसको हाफ किया, जो कॉन्वोल्यूटेड पार्ट होता है
मीन्स ग्लोमेरुलस, वोमेन्स कैप्सूल। और ये सारा ऊपर वाला पार्ट होता है, ये कॉर्टेक्स में आता है रीनल के, और ये मेड्यूला में आता है नेफ्रॉन का पार्ट। ये नेफ्रॉन के पिरामिड शेप स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मेडुला में ये वाला हिस्सा आता है, ये कॉर्टेक्स में आता है ये हिस्सा।